हम देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एसएससी द्वारा कराए गए अभी तक जितने प्रश्न पत्र मतलब 66 प्रश्न पत्रों का जो भौतिक विज्ञान के प्रश्न है उनका संपूर्ण हम जो विस्तृत व्याख्या करेंगे। व्याख्या उतनी विस्तृत नहीं हो सकती क्योंकि टाइम का लिमिटेशन बहुत कम है और इसका पेट में भी स्कोर थोड़ा सा कम है, इसलिए हम टाइम को बहुत लिमिट लेके चलेंगे और उतना ही बताएंगे जितना आने की संभावना है एग्जाम में। आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। जब देख रहे हैं हम पहला क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या है। देखिए हम एक फार्मूला पढ़ते हैं R बराबर V अपान आई। आर का मतलब ये देखते हैं प्रतिरोध, ये क्या है प्रतिरोध रेजिस्टेंस, और V वोल्टेज विभवांतर, और I क्या है विद्युत धारा, हम तीनों मात्रक देख रहे हैं। जो हम देखते हैं विभवांतर का मात्रक क्या है वोल्ट, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम ओम कहते हैं। हमने देखा प्रतिरोध का मात्रक क्या है तो आप कहेंगे ओम, और वोल्ट किसका मात्रक है तो कहेंगे आप विभवांतर का, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। तो ये विद्युत धारा को हम करंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं करंट, वोल्टेज, प्रतिरोध रेजिस्टेंस। हम देखेंगे प्रतिरोध पूछा तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ये ओम हो जाएगा। अच्छा एम्पियर किसका आपने देखा, ये विद्युत धारा का है। वोल्ट किसका है, वोल्टेज का, विभवांतर का है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन जब देख रहे हैं दूसरा नंबर, देखिए ज्योति तीव्रता। हम देखिए एसआई यूनिट देखते हैं जो 1960 में बना, 1960 में। तो यहां पर हम जब देख रहे हैं 1960 में, तो जब एसआई यूनिट बनी मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इसे बोलते हैं एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। इसके तहत 7 मूल राशियां, इन्हीं 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक भी। कौन कौन सा 7 मूल राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, कौन सा विद्युत धारा, नेक्स्ट कौन सा ताप, ज्योति तीव्रता, अगला क्या है पदार्थ की मात्रा। हम जब देख रहे हैं लंबाई का मात्रक, तो लंबाई की मात्रा क्या हमें देखने मिलता है मीटर, क्या है मीटर, इसे स्मॉल m से लिखते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, क्या है किलोग्राम को स्मॉल kg लिखा जाता है। समय का मात्रक सेकेंड, स्मॉल s लिखा जाता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, इसे कैपिटल A से लिखा जाता है। आप पूछेंगे कैपिटल क्यों लिखा जाता है, तो हम कहेंगे कैपिटल इसलिए लिखा जाता है A क्योंकि ये वैज्ञानिक के नाम पर है, जो वैज्ञानिकों के नाम पर है वो सब कैपिटल में है। जैसे ताप का मात्रक क्या है केल्विन कैपिटल के होगा, आप देखेंगे। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है कैंडेला, CD, जो यहां पर है पूछा ज्योति तीव्रता का मात्रक तो आप कहेंगे कैंडेला। और अगला है पदार्थ की मात्रा, इसका होता है मोल, MOL ऐसे स्मॉल में लिखा हुआ। हम थोड़ा सा कुछ चीजों को समझेंगे। यहाँ देखिए दो लोग अक्सर दो चीजों में कंफ्यूज, एक ज्योति तीव्रता एक पदार्थ की मात्रा, ये क्या है मोल क्या है। देखो ज्योति तीव्रता उसे कहते हैं जैसे रोशनी, आप सिंपल भाषा में रोशनी कह सकते हैं। हम कहते हैं ना रोशनी कम है तो हम चीजों को स्पष्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं, रोशनी थोड़ा और होनी चाहिए। इसे साइंस के लैंग्वेज में ज्योति तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्योति तीव्रता, मतलब ज्योति तीव्रता और अधिक होनी चाहिए। पदार्थ की मात्रा क्या है, देखिए जब इलेक्ट्रॉन के कणों को हम देखते हैं, जैसे हम हाथ को ऐसे रगड़ देते हैं, लाखों करोड़ इलेक्ट्रॉन निकल के इधर से उधर हो जाते हैं। तो इतनी बड़ी क्वांटिटी जब हम मेजर करते हैं, जब हम लाखों करोड़ कैसे फॉर्मेट में लिखे, कैसी संख्या फॉर्मेट में लिखे, इसलिए मोल शब्द आया। इसे अवोगैड्रो थे उन्होंने प्रयोग किया था। अवोगैड्रो नंबर भी इसे बोलते हैं। इसका नंबर का मान होता है 6.023 × 10⁻23। ये क्या आप पूछेंगे, ये एक नंबर है, बस केवल एक नंबर है। जैसे अगर आपके पास इतने पैसे हो जा रहे हैं तो आपके मेरे पास 1 मोल
पैसे हैं, या एक एवोगैड्रो नंबर के बराबर पैसे हैं हमारे पास है, इसे कहते हैं एवोगैड्रो नंबर या एक मोल कहते हैं। ये क्या है, बस एक नंबर्स है, अपने आप में क्या है, नंबर्स हैं। हम अगला देख रहे हैं क्वेश्चन। हम जब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, देखिए पूछा है सीजीएस प्रणाली। हम प्रणालियों को जब देखते हैं, हम देखते हैं लंबाई, ये मूल राशियां हैं, लंबाई। मूल राशियां किसे कहते हैं, मूल राशियां उन्हें कहते हैं, मूल राशियां हम किसे कहते हैं, मूल राशियां हम उन्हें कहते हैं जो, मूल राशियां वो है जो अपने आप में क्या है। हम देख रहे हैं यहाँ पर सीजीएस प्रणाली। सीजीएस हम पहले देखते हैं 3 मूल राशियां, लंबाई, द्रव्यमान, समय। अच्छा, मूल राशियां होती क्या है, ये ऐसी राशियां होती हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होती हैं, अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र होती हैं। इसी को मेजरमेंट करने के लिए हम मात्रक बनाएंगे, इसी प्रणाली बनाएंगे। पहले एमकेएस प्रणाली देखते हैं। देखिए यही लंबाई को मापने के लिए मीटर का जब प्रयोग करेंगे, किसका, मीटर का, और द्रव्यमान को मापने के लिए केजी का प्रयोग करेंगे, किलोग्राम का, और समय को मापने के लिए जब सेकंड का प्रयोग करेंगे, तो हम इसे कौन सा सिस्टम कहेंगे, इसे कहेंगे एमकेएस सिस्टम। और सीजीएस सिस्टम क्या है, जब यही लंबाई को मापने के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग करेंगे, द्रव्यमान को मापने के लिए ग्राम में प्रयोग करेंगे, और समय को सेकंड में ही मेजर करेंगे, तो इसे क्या कहेंगे, सीजीएस प्रणाली। एक होगी एफपीएस प्रणाली, लंबाई को इसमें फुट में मापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं, समय को हम किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। अच्छा, इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। आप इसे ऐसे, जिसे केक आप लेने जाते हैं, केक को पाउंड में हमेशा मापा जाता है। 1 पाउंड बराबर होता है 453 ग्राम, कितना, 453 ग्राम। ठीक है, हम देख रहे हैं एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, और हम जब चौथा सिस्टम देख रहे हैं, इसमें एमकेएस से आता है, लेकिन ये 3 मूल हैं। तो आपसे पूछा यहाँ सीजीएस सिस्टम, तो हम देख रहे हैं सीजीएस में कौन होगा, सेंटीमीटर और ग्राम और सेकेंड। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। देखिए स्ट्रेस, प्रतिबल, प्रतिबल किसे कहते हैं, जब आप किसी चीज पर फोर्स लगाएं, ये न्यूटन का थर्ड लॉ अपने आप में है। जैसे हम इस बोर्ड को हम तेजी से दबाएं, तो क्या ये दब के अंदर चला जाएगा, नहीं, इतना ही फोर्स से हमारे हाथ पर लगाएगा। इसे कहते हैं, जब बल लगा रहे हैं तो हमारे एंटी काम कर रहा है, इसे प्रतिबल कहते हैं या स्ट्रेस कहते हैं। और ये जो प्रतिबल लगता है, ये जो प्रतिबल लग रहा है, ये जो हम प्रतिबल लगा रहे हैं, ये डिपेंड करता है हम कितना फोर्स इस पे लगा रहे हैं, कितना बल लगा रहे हैं, और कितने क्षेत्रफल पे लगा रहे हैं। पूरे बोर्ड पे लगा रहे हैं या तो केवल इतने क्षेत्रफल पे लगा रहे हैं, बल अपान क्षेत्रफल, इसे हम कहते हैं प्रतिबल। इसे स्ट्रेस कहते हैं इंग्लिश में, स्ट्रेस, फोर्स अपान एरिया, फोर्स अपान एरिया। फोर्स का मात्रक न्यूटन, क्या हो जाएगा, न्यूटन होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की क्या लिखते हैं, पास्कल, इसे क्या लिखते हैं, पास्कल। तो आप बोलेंगे प्रतिबल का मात्रक क्या है, तो पास्कल है। यही दाब का भी मात्रक है, पास्कल। और आप सुनेंगे एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। अच्छा, एक बार क्यों प्रयोग करते हैं, जब वायुमंडलीय दाब का मेजरमेंट किए तो हमने उस वायुमंडलीय दाब को सिंपल में लिखने के लिए एक शब्द प्रयोग किया, बार का। तो हमने कहा वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है, तो 1 बार के बराबर होता है। कितने, 1 बार के बराबर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख रहे हैं। देखिए यहीं पर कार्य का मात्रक जूल है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट है, और पास्कल किसका मात्रक है, पास्कल आपके प्रतिबल का मात्रक है। यहां कार्य का मात्रक ये है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, और पास्कल किसका है, पास्कल आपके दाब का है। हम नेक्स्ट की ओर बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम देख रहे हैं किस यंत्र का प्रयोग अवशोषित या उष्मा को मापने में किया जाता है। सबसे बड़ी उष्मा को किससे, कैलोरीमीटर से प्रयोग करते हैं। किससे, कैलोरीमीटर द्वारा मेजरमेंट करते हैं। तावे का यंत्र होता है ये, उसी द्वारा मेजरमेंट करते हैं।
हम यहाँ पर देख रहे हैं समय की एसआई। अभी हम देखें समय की एसआई यूनिट हम कई बार देख चुके हैं, इसका क्या आंसर हो जाएगा? सेकेंड। क्या हो जाएगा? सेकेंड। कौन सा हो जाएगा? सेकेंड। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, सर्किट में अगर विद्युत धारा की उपस्थिति है तो आप किस यंत्र द्वारा इसका मेजरमेंट करेंगे? देखिए, जब बड़ी विद्युत धारा की करंट हो तो हम एमीटर द्वारा मेजर करते हैं, और जब विभवांतर का मेजर करना हो, किसका? विभवांतर का, तो किसका? वोल्टमीटर का। जब छोटी विद्युत धारा हो, कैसी हो? छोटी विद्युत धारा हो, तो किसका प्रयोग करेंगे? तो यहां आंसर होगा गैल्वेनोमीटर का, जी। इसे लिखते हैं जी, गैल्वेनोमीटर। कहेंगे गैल्वेनोमीटर का कोई प्रयोग? हाँ, जब हम मोबाइल बनवाने जाते हैं तो जो मेजर करते हैं आपके मोबाइल में कितना करंट आ रहा है नहीं, तो आप किससे करते हैं? गैल्वेनोमीटर से। जब आप चक्की पे आटा पिसाने जाते हैं तो वहां पर एक मीटर आप देखेंगे जिसे हम एमीटर कहते हैं। जब बड़ी विद्युत धारा होती है हम एमीटर द्वारा मेजर करते हैं, जबकि वही छोटी विद्युत धारा हम गैल्वेनोमीटर द्वारा मेजरमेंट करते हैं, मापन करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख रहे हैं। देखिए, सयानता क्या है? सयानता, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का सिंपल अर्थ होता है गाढ़ापन, जैसे गाढ़ापन। तो आप इसको साइंस की लैंग्वेज में कहा प्रयोग करते हैं? जो सयानता का गुण है वो दो में पाया जाता है, एक द्रव में पाया जाता है, एक गैसों में पाया जाता है, ये ठोसों में नहीं पाया जाता है। देखिए, सयानता किस लिए शब्द आया? देखिए, जो जितना सयान होगा, मतलब सयानता, विस्कोसिटी जिसकी जितनी अधिक होगी, वो चलने के लिए उतनी ही प्रतिक्रिया बल लगाएगा अपने ही कणों पर। जैसे एग्जांपल, जैसे हम आप चलते हैं, जब मान लीजिए आप हैं, आप ये चलते हैं, मान लेते हैं ये पृथ्वी को पीछे धकेलते हैं, तब उतनी गति से आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार जब कोई द्रव बहता है तो द्रव बह रहा है, ये अपने नीचे वाले तल को धकेलते हुए बढ़ेगा, ये ऊपर वाला तल इसको पीछे पहले धकेलेगा तभी आगे बढ़ेगा, और उसके नीचे वाला तल इसको पीछे धकेलेगा, और ये वाला इसके नीचे अपने नीचे वाले धकेलेगा, और ये इसके नीचे। और हम देखते हैं ऊपर सबसे अधिक स्पीड होती है, स्पीड अधिक होती है, गति अधिक होती है, और धीरे धीरे स्पीड घटती जाती है, और एक समय बाद स्पीड आते थे शून्य हो जाती है। यही कारण है समुद्र की तलहटियों में आपको कोई किसी प्रकार की जैसे हलचल नहीं महसूस होती, जबकि ऊपर की समुद्र की ऊपरी परत में आपको हमेशा ज्वार भाटा दिखाई देता है, और जबकि नीचे का तल हमेशा स्थिर होता है। इसलिए आप देखिए, जितनी मेट्रो बिछाई जाती है समुद्र तल में बिछाई जाती है, इसीलिए गहराई में, ताकि वहां पर किसी भी प्रकार समुद्री लहरों का उसको सामना ना करना पड़े, जो कि समुद्री लहरें हमेशा किसकी? ऊपरी भाग में दिखाई। जैसे आप नाला देखते हैं, नाला बह रहा है तो ऊपर की जितनी गति होगी नाले की, उतनी नीचे की गति नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे नदियों में देखिए, मछलियां जो विश्राम करती है नीचे के तल में करती है। नहीं सोचिए मछलियां हमेशा बहती रहे, वो नीचे के तल में चली जाती हैं, और ऊपर जब आती हैं तो ऊपर की बहाव अधिक होता है, और नीचे की स्पीड क्या होती है? बहुत ही कम होती है या ना के बराबर होती है। ये किस पे डिपेंड करेगा? गहराई पर। गहराई कितनी अधिक है, गहराई कितनी अधिक है, जितनी अधिक गहराई होगी उतना नीचे का स्थिरता अधिक होगी। और हाँ, किस पे? दूसरी किस बात पे? पहले तो गहराई, दूसरी जो द्रव है उसकी सयानता क्या है। अगर गाढ़ापन बहुत है, सयानता बहुत अधिक है, तो अपनी ही गति का इतना विरोध करता है, ठीक से बहने भी नहीं देगा। अब जैसे शहद, क्या शहद की नदी हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि एक शहद अपने पीछे तल को इतना तेजी से धकेलेगा सयानता अधिक होने के कारण कि बहाव होगा ही नहीं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख रहे हैं। करंट, देखिए हम बताएं, करंट मतलब विद्युत धारा। विद्युत धारा का एसआई यूनिट भी हम बता चुके हैं, क्या है? एम्पियर है। विभवांतर का बता चुके, वोल्ट है। और आपको जो द्योतक बताया कैंडेला है। शक्ति का मात्रक वाट है। शक्ति की मात्रक क्या है? वाट है, या पावर। अच्छा, थोड़ा सा हम पावर को भी यहां देख लें। शक्ति या पावर या स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ। जब हम देख रहे हैं यहां शक्ति का मात्रक, तो पावर P बराबर, देखिए कब हम कहते हैं आप में पावर अधिक है? कोई कार्य को आप कितने समय में करते हैं, यही है पावर। कोई व्यक्ति है किसी कार्य को बड़े जल्दी कर लेता है बहुत कम टाइम में, तो हम कहते हैं उसके अंदर पावर अधिक है। तो इसीलिए देखिए, समय का ये इनवर्सली होता है, उल्टा होता है। समय जितना कम लगेगा पावर उतनी अधिक होगी, और देखिए कार्य जितना अधिक होगा तो उतना अधिक पावर होगी। हम यहां देखते हैं कार्य का मात्रक क्या है? जूल। क्या है? जूल। और समय की मात्रक क्या है? सेकेंड।
जूल प्रति सेकंड, किसका इसी क्या कहते हैं, वाट। अच्छा, हम शक्ति का जब वाट पढ़ते हैं इससे भी बड़ा एक मात्रक है हार्स पावर, अश्व शक्ति। हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। अच्छा, हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तीनों क्या होगा मात्रक, लंबाई मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर। ये 3 बार मीटर का प्रयोग हो जाएगा, मीटर क्यूब। इसी क्यूब को हम लिख सकते हैं, इसी क्यूब को घन हिंदी कहते हैं, घन मीटर। क्या कहेंगे हम, घन मीटर। अच्छा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं दबाव। दबाव भी हम लोग देखें, दाब का मात्रक हम देखिए, ये भी P बराबर F/A। ये फोर्स, फोर्स मतलब न्यूटन। एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर, मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं, पास्कल। हमने ये भी चर्चा की आपसे। हमने देखा था एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1 बार होता है, 1 बार बराबर। अच्छा, हम वायुमंडलीय दाब की जब एक बार चर्चा किए थे यहाँ पर, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब हम जो देखे थे कितना होता है, 760 क्या है, मिलीमीटर। क्या है, 760 मिलीमीटर। इसी को हम लिखते हैं 76 सेंटीमीटर। ये किस पे, तो पारे पर होता है। हम इसको बढ़िया समझेंगे कैसे आता है। हम देख रहे हैं पास्कल, अभी हमने पढ़ा पास्कल किसका मात्रक है, दाब का है। किसका है, दाब का है। अगला हम बढ़ रहे हैं। देखिए रेडियोधर्मिता, रेडियोधर्मिता में कौन से, अल्फा बीटा गामा, ये सब किरणें निकलती हैं। और ये क्या, आवेशित किरण है। आवेशित किरणों का मेजरमेंट किससे करते हैं हम, आवेशित किरणों का मेजरमेंट, आवेशित चार्ज पार्टिकल किससे हम करते हैं, वो है गीगर मूलर काउंटर। किससे, गीगर मूलर काउंटर से। हम देखते हैं वोल्ट, हमने अभी देखा V बराबर IR, V बराबर IR। हमने ये भी देखा एक फार्मूला, एक बराबर होता है। देखिए विभवांतर कहते किसे हैं, कोई अगर चार्ज पार्टिकल है, क्यों आवेश का पार्टिकल है, इसको अनंत दूरी से लाने में जो कार्य किया गया है उसी कहते हैं क्या, विभवांतर। जैसे V बराबर इसे लिखा जाता है W/Q, W/Q। W मतलब कार्य, कार्य का मात्रक जूल, Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। तीसरे आप क्या पढ़ेंगे, और वोल्ट का मतलब विभवांतर। विभवांतर बराबर 1 जूल, 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा यहाँ, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति 1 कूलाम। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 1 जूल प्रति कूलाम। हम देख रहे हैं पराध्वनिक गति का मापांक। देखिए जैसे हम देखते हैं ध्वनि की गति कितनी है, ध्वनि की गति किसमें, वायु में, किस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, 332 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हम ये देख रहे हैं। इसी को हम एक मैक कहते हैं। क्या कहते हैं, एक मैक। अच्छा, इसके हम जब बांटते हैं कई भागों में, हम देख रहे हैं यहां पर, जब 1 मैक से कम गति हो, 1 मैक से कम हो, 1 मैक से कम हो, उसे कहते हैं सबसोनिक। कौन सा, सबसोनिक गति, सबसोनिक। जब 1 मैक से अधिक हो,
उसे कहते हैं सुपरसोनिक। क्या कहते हैं? सुपरसोनिक। सुपरसोनिक। जब हम देखते हैं 5 मैक से कम हो उसे बोलते हैं हाइपरसोनिक। क्या बोलते हैं? हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक इसे बोलते हैं हाइपरसोनिक। हम देख रहे हैं 1 मैक किसे कहते हैं? जब 332 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ध्वनि गति करे तो उसे 332 मीटर पर सेकंड, तो उसे कहते हैं 1 मैक। अच्छा, हम लिख दिए यहां 5 मैक, तो मतलब 5 से इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना 332, मतलब ये 5 गुना अधिक हो जाएगा। 1 मैक से अधिक मतलब 332 से अधिक होगा। हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए यहां पूछा भी है सुपरसोनिक स्पीड, हम बताएं आपको 1 मैक से अधिक मतलब 332 मीटर पर सेकंड से अधिक हो उसे क्या कहते हैं? हम सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। वो किसका यूनिट है? मैक। मैक मतलब अगर कहा जाए ध्वनि की गति से हम कंपैरिजन करते हैं उससे, इसमें क्या आंसर हो जाएगा? मैक। हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। हम जब देख रहे हैं यहाँ पर वह कौन सी भौतिक राशि जिसका आयाम यहाँ कुछ मिसप्रिंटिंग है, यहाँ होना चाहिए कि किसका आयाम ml² (10⁻⁻² होना चाहिए। अच्छा, आप बीमा पढ़े होंगे, वैसे हर एक एग्जाम में नहीं पूछता है, फिर भी हमारा काम है बताना आपको बीमा डायमेंशन। देखिए जो बीमा प्रयोग की जाती है हमेशा द्रव्यमान के लिए बीमा, द्रव्यमान के लिए m, लंबाई के लिए l, समय के लिए t। समय के लिए क्या है? t। हम जब देख रहे हैं यहां पर कार्य बराबर होता है F इंटू डी कॉस थीटा। कॉस थीटा रहने देते हैं, F इंटू डी। F होता है फोर्स। फोर्स बराबर बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान मतलब m, त्वरण मतलब a, और यहाँ d। अच्छा, हम यहाँ पर देख रहे हैं द्रव्यमान का मात्रक हम कैसे लिखे हैं? m में। m ऐसे सीधा उतार देंगे यहाँ। a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ लिख दे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। d मतलब मीटर, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। ये देखिए पूरा फॉर्म किसका आ गया? ये आपका हो गया एक प्रकार का बीमा फॉर्मेट में। अब देखते हैं क्या लिखते हैं? m का m लिखेंगे यहाँ पर, मीटर का क्या लिखते हैं? l, सेकेंड का क्या लिखते हैं? t² नीचे, और यहाँ का मीटर का क्या लिखेंगे? l। तो हम लिखेंगे m l के पावर 2l है। t ऊपर जब जाएगा पावर 2 हमेशा ऊपर जाने पे माइनस में बदल जाता है, t के पावर -2। ये किसका बीमा हो जाएगा? आपको पहले आंसर मिल गया, ये किसका? किए गए कार्य का। हम सभी की बीमा यहां से निकाल सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। प्रकाश वर्ष। देखिए अगर प्रधानमंत्री जी 1 वर्ष तक चलें, इसे कहेंगे हम प्रधानमंत्री वर्ष। उसी प्रकार प्रकाश 1 वर्ष जब तक चलता है तो उसे कहते हैं प्रकाश वर्ष। हम यहाँ हमें दो चीज की जानकारी होनी चाहिए। पहली बात, 1 वर्ष में समय कितना होता है, जो कि हम सब जानते हैं। दूसरी बात, प्रकाश की गति, वो भी हम सबको पता है। तो 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी क्या है? प्रकाश वर्ष। 1 वर्ष में प्रकाश कितना चलता है वो हम देखते हैं। प्रकाश की स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड है। देखते हैं हम यहाँ पर प्रकाश की चाल बराबर दूरी बटे समय। जब हमें यहाँ दूरी निकालना होगा तो क्या लिखेंगे? दूरी बराबर चाल गुणे समय। क्या लिखेंगे? चाल गुणे समय। तो हम जब यहाँ पर दूरी देख रहे हैं तो चाल कितना प्रकाश का? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो समय है हम किस में ले लिए? यहाँ सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड। तो यह अगला वाला भी हम सेकेंड में ही है। हम देखते हैं 1 साल में कितना दिन? 365 दिन। 1 दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। ये क्या हो गया? आपकी चाल हो गई। ये क्या हो गया? समय हो गया। किसमें? सेकंड में। अब देखिए सेकंड, पूरा दिन आपका सेकंड में बदल चुका है।
तो इसको हम जब गुणा करते हैं आता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। मतलब एक साल में प्रकाश कितना चलता है, इतना चलता है, इतनी दूरी। एक प्रकाश वर्ष में दूरी कितना तय करता है प्रकाश, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। आप कहेंगे ये कितनी बड़ी यूनिट है। आप ऐसे ही अनुमान लगाइए, जब प्रकाश गति करता है तो मात्र और मात्र 1 सेकेंड में वो चंद्रमा पर पहुंच जाता है और 8 मिनट 16 सेकेंड में वो सूर्य तक पहुंच जाता है। सोचिए 1 वर्ष तक चलेगा, इतनी दूरी तय करेगा। इस किसका मात्रक है, दूरी का है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। और दूरी का हम एक मात्रक इससे बड़ा देखते हैं, पारसेक। आपने सुना होगा एक पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.08 प्रकाश वर्ष, सॉरी 3 हम देख रहे हैं एक पारसेक बराबर क्या है, 3.26 प्रकाश वर्ष। अभी हमने देखा एक प्रकाश वर्ष बराबर, तो लिखेंगे 3.26 गुणे, हमने एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना देखा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकेंड, मीटर। तो आप यहां से जब आंसर निकालेंगे लिखेंगे आप 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। दोनों खूब पूछा जाता है। ये एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक पारसेक बराबर। इसी एक पारसेक को लिखते हैं हम पारसेक। इसका शॉर्ट फॉर्म है पारसेक। अगर कहा जाए इसका पारसेक का मतलब है पैरालैक्टिक सेकेंड। क्या बोलते हैं, पैरालैक्टिक सेकेंड। ये भी किसका मात्रक है, ये भी दूरी का मात्रक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी वही है। प्रकाश वर्ष का एक माप है, किसका है, दूरी का। हमने बताया क्या है, दूरी का है, तार की दूरी का है। देखिए जब तारों के बीच हम दूरी निकालते हैं, क्योंकि यहां से तारों की दूरी बहुत ज्यादा है, तो हम नॉर्मली इसको नहीं निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। कितने प्रकाश वर्ष ये तारा आपसे दूर है। जैसे हम कहेंगे सूर्य आपसे इतना दूर है, आपका गैलेक्सी का सेंटर इतनी दूरी पर स्थित है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। सागर की गहराई, देखिए फैदोमीटर से सागर की गहराई मापते हैं। सागर की गहराई फैदोमीटर से, यूडीमीटर से आयतन में जब परिवर्तन हो, तब यूडीमीटर द्वारा हम इसको मापते हैं। और बैरोमीटर से वायु दाब, पेरिस्कोप से जो कोई वस्तु समुद्र में लुप्त हो जाती है, हम पेरिस्कोप द्वारा उसका पता लगाते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं विद्युत प्रतिरोध को मापने में। देखिए विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। उसको मापने में ओम मीटर का हमेशा प्रयोग किया जाता है। किसका, ओम मीटर का। एमीटर से हम देख ले विद्युत धारा, विभवांतर हम देख ले वोल्ट मीटर, गैलोरीमीटर से हम देखे छोटी विद्युत धाराओं को मापा जाता है। भूकंप की रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित किस उपकरण का प्रयोग, तो सिस्मोग्राफ। कौन सा आंसर होगा, यहाँ गलत लिख दिया गया है, सिस्मोग्राफ है। अच्छा, सिस्मोग्राफ एक लघुगण की स्केल है। इसमें 0 से 9 तक अंक होते हैं, 0 से 9 तक ऐसे करके। जब एक अंक से दूसरे अंक तक जाते हैं, इसमें 10 छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं। इसीलिए कहते हैं एक अंक से दूसरे अंक तक जाने में हमें 10 गुना अधिक आयाम मिलता है। कितना, 10 गुना अधिक आयाम केवल एक अंक से 2 अंक तक जाने पर। अगर हम कहें 8 रिएक्टर की भूकंप है, उसका आयाम जितना होगा 9 रिएक्टर की आयाम, अगर कहा जाए इस जो 9 रिएक्टर का भूकंप होगा उससे 10 गुना अधिक आयाम होगा। किसका, 9 रिएक्टर का जो भूकंप होगा उसका 8 के मुकाबले 10 गुना अधिक इंपैक्ट पड़ेगा या 10 गुना अधिक आयाम होगा। अच्छा, हम जब भूकंप की तीव्रता मापते हैं तो किससे, मार्केली स्केल से मापते हैं। किससे, मार्केली स्केल से। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। विद्युत वाहक बल, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। ये विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं।
जब मान लीजिए कोई वायर है, कोई वायर में आप किसी भी विभवांतर को, किसी चार्ज को आप कितनी दूरी तक स्थापित कर सकते हैं, वो जो बल का प्रयोग होता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। जैसे हम कहें एक सेल द्वारा आप क्या 1 किलोमीटर तक आप बिजली पहुंचा सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसके अंदर इतना अधिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है कि इतनी दूर तक वो चार्ज को स्थापित कर सके। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का अर्थ आप समझ गए होंगे। तो इसका मापन हम किसमें? पोटेंशियोमीटर से करते हैं। किससे? पोटेंशियोमीटर से। हम देख रहे हैं बार किसकी इकाई है। अभी हमने देखा ये वायुमंडलीय दाब को मेजरमेंट या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है बार। तो एक बार बराबर होता है एक वायुमंडलीय दाब। कितना होता है? एक वायुमंडलीय दाब होता है। यह 76 सेंटीमीटर पारे पर, इस पर होता है पारे पर होता है। यह 760 मिलीमीटर पारे पर। ठीक, ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बार। तो हमकी हो जाएगा। अगला हम नेक्स्ट देख रहे हैं। देखिए न्यूटन किसका है? बल। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान मतलब केजी, त्वरण मतलब होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम क्या कहते हैं? एक न्यूटन कहते हैं। अच्छा, ये तो आपने सारा किसमें प्रयोग किया है? देखिए हमने जितना है MKS में प्रयोग किया है। लंबाई को किसमें मापा है? मीटर में। द्रव्यमान को केजी में, समय को सेकंड में। अगर इसे हम CGS में प्रयोग करें तो क्या होगा? कभी आप प्रयोग करके देखिए CGS यूनिट में। अगर हम यहाँ पर लंबाई को किसमें लिख दें? सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में। हम यहाँ केजी है, केजी को हम जब लिखेंगे ग्राम में तो क्या लिखेंगे केजी को? देखिए यहाँ से केजी जब उठाएंगे तो हम लिखेंगे 1000 ग्राम। कितना? यहाँ से 1000 ग्राम। मीटर को क्या लिखेंगे? 100। कितना लिखेंगे? 100 सेंटीमीटर। सीजीएस में पूरा लिख रहे हैं हम। सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, 5 सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। ठीक, कितना हो जाएगा? एक के साथ कितनी जीरो? 3 जीरो और 2 जीरो मतलब 5 जीरो। 10⁵ इसे क्या कहते हैं? डाइन। क्या कहते हैं? डाइन। आपने सुना होगा 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। ये किसमें? CGS यूनिट में है। वो कौन से यूनिट में है? ये MKS में है। अक्सर एग्जाम में ये पूछता है कि बताइए 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन? तो आप कहेंगे 10⁵ डाइन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिए चुंबकीय प्रेरण किसका मात्रक है? चुंबकीय प्रेरण आपका टेस्ला। हम नेक्स्ट देख रहे हैं लेकिन कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है। हम जब यहाँ देख रहे हैं कार्य, हम जब यहाँ पर कार्य देख रहे हैं, कार्य का मात्रक क्या है? जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। ऊर्जा का मात्रक जूल। क्योंकि हम बल का मात्रक क्या देख रहे हैं यहाँ पर? न्यूटन। अच्छा, उष्मा को भी हम जूल में मेजर करते हैं। उष्मा को भी हम, क्योंकि ये प्रकार की ऊर्जा है। पहला एक अंतर ये है। दूसरा अंतर क्या है? देखिए बल क्या है? एक सदिश राशि। कैसी राशि है? सदिश राशि है। और सभी क्या है? अदिश राशि हैं। और सभी क्या है? अदिश राशि हैं। जैसे आप कहेंगे कि बल सदिश राशि है तो हम आपको एक टेक्निक बताते हैं। देखिए विस्थापन क्या है? सदिश राशि। कैसी राशि है? सदिश राशि। देखिए इसको अगर हम प्रूफ करेंगे तो एक लंबा टाइम लगेगा, नहीं तो इसको हम प्रूफ करेंगे तो आराम से हो जाएगा। आइए देखते हैं। विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। विस्थापन अपॉन समय। तो वेग क्या है? विस्थापन क्या है? सदिश राशि। वेग भी क्या है? सदिश राशि। कैसी? सदिश राशि। अब देखिए त्वरण, वेग क्या है? सदिश राशि है। हम ऐसे देख लिए। त्वरण बराबर क्या है? वेग परिवर्तन बटे समय।
एक परिवर्तन बटे समय। अगर हम वेग को देखें, वेग क्या है? सदिश। त्वरण क्या है? सदिश। बल देखते हैं, बल क्या है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। हम त्वरण क्या देख रहे हैं? सदिश राशि, तो पूरा बल सदिश राशि। हम क्रम से देख रहे हैं, चारों क्या है? सदिश राशियां। कैसी हैं ये चारों? क्या है? सदिश राशि। हम आगे देख रहे हैं क्वेश्चन। कौन सी अदिश राशि है? देखिए हमने भी बताया कि सदिश राशि कौन है? बल है, त्वरण है, वेग है। अभी आपने देखा कार्य क्या है? अदिश राशि। अच्छा, हम सदिश राशि देखते हैं किसे कहते हैं। सदिश राशि, सदिश राशि में क्या होना चाहिए? पहला क्या होना चाहिए? पहले एक दिशा हो, दूसरा परिमाण हो, तीसरा क्या है? ला पैरेललोग्राम, मतलब चतुर्भुज का नियम, चतुर्भुज का नियम या त्रिभुज का नियम का पालन करता हो, त्रिभुज का नियम का पालन करता हो। देखिए आप दिशा परिणाम का क्या अर्थ लगाएंगे? तो लिखा रहता है ना गलियों में कि इनकी दुकान, ऐसे डायरेक्शन बना होगा 50 मीटर। तो इसमें देखिए परिमाण क्या होता है? 50 मीटर है। डायरेक्शन ये दिशा होती है कि इस गली में 50 मीटर पे दुकान है। तो हमने यहाँ पर परिणाम समझ लिया 50 मीटर है, और डायरेक्शन बता देता है अंदर है गली। ठीक है, ये चतुर्भुज और त्रिभुज का नियम क्या है? अगर आप सिंपली समझ सकते हो तो सिंपली से कहिए जो एंगल पर निर्भर करता हो। क्या? एंगल पर। एंगल तो कोण पर निर्भर करे। एकदम सिंपल लॉजिक इसका। इसको हम पूरा फार्मूला नहीं बताएंगे, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हम इस पे बस ये आपके लिए बहुत सही होगा कि आप ये देख लीजिए एंगल पर निर्भर कर रहा है नहीं। जैसे एग्जांपल, अगर आपको दरवाजा खोलना हो बल लगाकर, तो आप निश्चित एंगल पर ही दरवाजा खुलता है। आप कहिए कि 90 डिग्री अगर हम एंगल बनाएं उस दरवाजे से, 90 डिग्री अगर एंगल बनाए हम, तो अगर उसमें दरवाजा अगर मान लीजिए ये है, अगर कहा जाए दरवाजा ये खुला है, अगर आप ऐसे ही बल लगा के उसको कभी बंद नहीं कर सकते। एक पक्का डायरेक्शन 90 डिग्री में आपको बल लगा के इस तरह बंद करना होगा। तो एक एंगल फिक्स होता है, हमें 90 डिग्री पे बल लगाना है, या खोलना हो तो 90 डिग्री पे बल लगा के खोला जा सकता है। ठीक, एक एंगल क्या होता है? फिक्स होता है, मतलब बल के लिए एक एंगल फिक्स होना चाहिए, इसीलिए बल क्या है? सदिश राशि। दूसरा क्या है? आप एक यूनिट देखते हैं, जबकि इस वायर में 15 एम्पियर की करंट बह रही है, 15 एम्पियर की मान लेते हैं। यहां पर 15 क्या है? परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। एम्पियर क्या है? एम्पियर क्या है? एक परिमाण है, एक एम्पियर उसकी यूनिट है। मान लीजिए 15 एम्पियर करंट, ये परिमाण है। और आपको ये मालूम होता है कि करंट जो है वायर में इस तरफ बह रही है, ये भी कंफर्म होता है कि वहां से आया है पावर हाउस से इधर आ रहा है। ये भी क्लियर है आपकी करंट का डायरेक्शन किधर है, और डायरेक्शन जानने के लिए उच्च विभव से निम्न विभव की ओर करंट फ्लो करती है। दूसरा ये हम जान लिए कि करंट हमेशा कैसे फ्लो करती है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो हमने देखा कि जो करंट का फ्लो है वो उसमें दोनों चीजें, एक डायरेक्शन भी है, आप देख रहे डायरेक्शन भी उसमें, और परिमाण भी है। लेकिन उसमें जो है वो एंगल पे निर्भर नहीं करता है। इसीलिए करंट जो होती है विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या? अदिश राशि। आप कहेंगे सर एंगल पे, एंगल पर निर्भर मतलब? इसका अर्थ ये देखिए, जब भी आपके घर में वायर जुड़ता है तो आप ये नहीं कहते कि 90 डिग्री पे जोड़िएगा करंट ज्यादा आएगा, या 30 डिग्री पे जोड़िएगा करंट कम आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, एंगल पे करंट निर्भर नहीं करती है। हम निष्ठ की, ये क्या है? विद्युत धारा अदिश राशि। इसीलिए अदिश राशि, क्योंकि एंगल पर ला पैरेललोग्राम का पालन या ट्रायंगल रूल का पालन वो नहीं करती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई। देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कार्य का मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल, उसमें भी एक प्रकार की ऊर्जा है तो उसका भी मात्रक जूल। हम तीनों का मात्रक क्या लेंगे? जूल। हम एम्पियर देखिए विद्युत धारा का मात्रक, लंबाई मात्रक मीटर है, और द्रव्यमान मात्रक किलोग्राम है।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं ऊर्जा की उन्हें बताया, ऊर्जा का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल, ऊष्मा मात्रक जूल। हम ये सब सारा क्वेश्चन देख चुके। हार्स पावर किसका हमने बताया, शक्ति का। हमने अभी बताया किसका है, शक्ति का, आपने देखा होगा पावर का। न्यूटन बताया फोर्स का, बल का है। न्यूटन किसका, बल का है। हम देख रहे हैं आर्द्रता। आर्द्रता किससे मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से। किससे, हाइग्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व मापा जाता है। क्या, जल का घनत्व, जल का घनत्व। बैरोमीटर से वायुदाब, बैरोमीटर से क्या है, वायुदाब। थर्मामीटर से तापमान, तापमान मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। एक हार्स पावर हम बता चुके कितना, 746 वाट। कितना, 746 वाट, ये भी हमने आपको बता दिया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कौन सा शक्ति का मात्रक नहीं है। देखिए शक्ति का मात्रक हमने बताया पावर और क्या है, वर्क अपॉन टाइम, कार्य बटा समय। ये भी हम पिछला डिस्कस कर चुके हैं। कार्य बटा टाइम, कार्य का मात्रक जूल, टाइम या समय का मात्रक सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। इसी को हम क्या कहते हैं, वाट। तो हमें यहाँ पर आंसर कौन हुआ, शक्ति का मात्रक कौन सा है, जूल प्रति सेकेंड। आंसर क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकेंड। हम देख रहे हैं निम्नलिखित कौन सी राशि मात्रक जूल नहीं है। देखिए जूल किसका किसका है, पहले ये देखेंगे हम। कार्य का है, ऊर्जा का है, कार्य का है, ऊर्जा का है और ऊष्मा का भी है। अब देखिए किसका नहीं, ये हम देखेंगे। तो कार्य, ऊष्मा, ये किसका, सामर्थ्य। सामर्थ्य जो है जूल का कहा जाए, जूल नहीं है। इसका सामर्थ्य का मात्रक क्या है, वाट है। क्या है, वाट है। बाकी यांत्रिक ऊर्जा, कार्य, ऊष्मा सभी का मात्रक क्या है, जूल है। हम देखिए सामर्थ्य का मात्रक क्या है, वाट है। इसी को हम क्या कहते हैं, जूल प्रति सेकेंड। क्या कहते हैं, जूल प्रति सेकेंड। हम नेक्स्ट देख रहे हैं 1 वाट घंटा। देखिए हम जब मेजरमेंट करते हैं जूल में, तो यहां हम सेकेंड को मेजर करते हैं। किसको, सेकेंड में। तो हम जब घंटा को सेकेंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 3600। कितने हो जाएगा, 3600 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3600 सेकेंड हो जाएगा 1 घंटे बराबर। तो हम देखेंगे 3600 जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3600 जूल। कितना हो जाएगा, 3600 जूल। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जड़त्व। देखिए आई बराबर होता है mr²। मान लीजिए कोई डिस्क है, ये दूरी r है, m इसका द्रव्यमान है, तो क्या लिखेंगे, आई बराबर mr²। m का मात्रक, m का मात्रक द्रव्यमान का kg या किलोग्राम, और r का मात्रक मीटर, मीटर स्क्वायर ना। तो हम क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो आंसर कौन हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, कोई है नहीं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ये भी देखिए क्वेश्चन हमने किया है, सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना है, तो 760 मिलीमीटर। अगर यही देखिए 760 सेंटीमीटर, ये कितना होना चाहिए था, 76 सेंटीमीटर। कितना, 76 सेंटीमीटर। तो आंसर सही हो जाता। यही 760 मिलीमीटर, ये आपका आंसर सही हो जाएगा पारे पर। मतलब 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी को हम जब बदलेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मिलीमीटर बदल जाएगा, 760 मिलीमीटर। ठीक है, पारे पर। किस पे, पारे पर। हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। हाँ ये देखिए शरीर का द्रव्यमान सूचकांक। देखिए जब बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं, बीएमआई बोलते हैं इसे, बीएमआई। तो हम कैसे, वजन की ग्राम में होना चाहिए आपका, वजन केजी में होना चाहिए, और जो आपकी लंबाई में हो, लंबाई किसमें, मीटर में हो, मीटर, वो भी किसमें, स्क्वायर में। तो इस तरह कर बीएमआई निकाली जाती है। कैसे, केजी अपन। देखिए बीएमआई जैसे अंडरवेट, आप देखेंगे बहुत वैकेंसी में कहते हैं ना, आप अंडरवेट हैं, ओवरवेट हैं, तो बीएमआई का ही मेजरमेंट होता है, बॉडी मास इंडेक्स का ही। निकालते कैसे, इसी तरह वो लोग निकालते हैं कि इस के बीच, मान लीजिए 36 से इतने के बीच में ये हम अंडरवेट मान लेंगे, इतने में ओवरवेट मान लेंगे। तो बीएमआई एक फिक्स होती है, अपना बीएमआई मेजर कर सकते हैं। कैसे, अपना द्रव्यमान जानते होंगे कि हम कितने वेटेड हैं, और दूसरा वेट आप जानते होंगे अपना, और दूसरा मीटर, आपकी कितना लंबाई है वो भी मीटर में, उसका स्क्वायर कर देंगे और दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, तो वही क्या हो जाएगा, बीएमआई हो जाएगा आपका। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं।
हम देख रहे हैं ये अब हम मैकेनिक्स शुरू कर रहे हैं, अभी हमने मात्रा को रिकाई दी। देखिए यहाँ समय का अभाव है, नहीं तो हम हर एक टॉपिक को डिस्कस करते चले और विस्तृत व्याख्या करते चले। हर एक टॉपिक की हम आपको कम से कम 10 से 15 मिनट दे सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास समय का अभाव है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं। अगर हम हर पे 5 से 10 मिनट आपको देंगे तो बहुत ज़्यादा 900 लगभग आपकी कई घंटे वीडियो बनेगी। तो हम इसलिए टाइम को बहुत लिमिटेशन लेके चल रहे हैं, हर चीज़ को बस उतना ही लेके चल रहे हैं जितना कि हमारा काम बन सके। बाकी इसकी विस्तृत व्याख्या हम अगले अगर मैराथन क्लास लाएंगे तो करेंगे हर चीज़ों का, कि एक्सीलरेशन किसे कहते हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध पे ओम ने कैसे निकाला, कि प्रतिरोध जो उन्होंने ला बनाए हैं उन्होंने कैसे बनाए हैं, सारी चीज़ पे हम बात करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन मैकेनिक्स में क्या है, देखिए क्लास 2 लीवर। आप देखेंगे लीवर, जब हम लीवर की बात करते हैं क्लास 2 वीवो लीवर की, तो होता क्या है, देखिए आप ऐसे समझिएगा, सॉरी हाँ, आप ऐसे समझिए लीवर 2, ये मान लीजिए कोई, इस पे अगर आप बल F इधर लगा रहे हैं, बल F इधर है और भार इसका बीच में है, भार इसका क्या है, बीच में है, आयास आपका लास्ट में है, आयास E, यही तीनों फॉर्मेट होना चाहिए, सेकंड क्लास का लीवर है। अब कहेंगे एग्जांपल, जैसे आप देखोगे सरौता, जब सरौता बनाते हैं आप, मान लीजिए सरौता ऐसे ले जाते हैं, सरौता अगर इस तरह का होता होगा, मान लीजिए सरौता ये होता है, इसका हैंडल ये होता है, तो आप बीच में सुपारी रख के काटते हैं यहाँ से, इसका आयास यहाँ होता है, अब बल कहाँ लगाते हैं, इस किनारे। देखिए उसी फॉर्मेट में बल यहाँ, भार यहाँ रखते हैं और आयास इधर होता है। उसी प्रकार जब आप एक ट्रॉली देखते हैं जो इस तरह होती है ले जाने वाली, आप देखे होंगे अक्सर इस तरह 2 हैंडल उसमें लगे होते हैं और इसको ऐसे लेके चल के चलाया जाता है ट्रॉली को। सही हम बना नहीं पा रहे हैं, जो कूड़ेदान, जिसमें कूड़ेदान के आगे ऐसे एक आदमी उठा लेता है दोनों हाथ से, एक पहिया आगे लगा होता है, ऐसे ढंगाते हुए ले जाता है। तो ये जो ढकेलते हुए ले जाता है ये भी किसका है, देखिए आप बीच में भार डालते हैं, फोर्स ये लगाए रहते हैं हाथ से, और उसका पहिया उसका आयास होता है, और बीच में क्या होता है, भार होता है। तो ये भी क्या है, सेकेंड लीवर का है। आप जो अचार काटने वाली वो होती है, कहा जाए जो चाकू होती है, या आप जो एक यंत्र देखते हैं, वो उसमें क्या होता है, बीच में आम रखते हैं, ये किनारे पर उसका आयास होता है और बल आप कहाँ, किनारे से लगाते हैं। ठीक उसी तरह स्रोतों की तरह। तो हम क्लास 2 लीवर में देखिए उसी जिसको हम बताएं कूड़े ढोने वाली गाड़ी, उसे व्हील बेरो कहते हैं। तो सेकंड लीवर क्लास में कौन सा, व्हील बेरो। फिर से आपको बता दें, जो आप देखेंगे कूड़े उठाते हुए ऐसे 2 हाथ से पकड़ते हैं, आगे एक पहिया होता है और बीच में उसमें कूड़ादान होता है, कूड़ा उसमें रख के ऐसे ढंगाते हुए लेके जाते हैं, धकेलते हुए। हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, नींबू निचोड़ देने। देखिए नींबू निचोड़ने की मशीन क्या है, बीच में हम नींबू रखते हैं, बीच में क्या रखते हैं, नींबू रखते हैं, बीच में क्या रखते हैं, नींबू रखते हैं। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऐसे एक कटोरी होगी, ऐसे पकड़ने वाला होता है, उससे उसका आयास होता है, यहाँ नींबू रखा जाता है। भार किधर होता है, बीच में होता है, भार बीच में, बल कहाँ लगाते हैं, इधर लगाते हैं, और इसका आयास यहाँ होता है। तो ये भी क्या है, सेकेंड लीवर क्लास है। कौन सा है, सेकेंड लीवर है। तो हमने देखा सेकेंड, द्विश्रोणी का उत्तर लिखिए भी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख रहे हैं। देखिए किसी वस्तु का भार न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए। देखिए जब हम अर्थ की संरचना देखते हैं पृथ्वी की, तो उसमें हम देखते हैं कि ये अगर है अर्थ, तो इसका मान लेते ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। इसकी व्यास की, इसका व्यास कितना है, 12,714 किलोमीटर। और जब इसका हम विषुवतीय व्यास देखते हैं, ये वाला ये कितना है, इसे विषुवतीय व्यास कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवतीय व्यास ये कितना है, 12,756 किलोमीटर। हमने न्यूटन साहब का एक फार्मूला पढ़ा है, F बराबर G/m1m2 अपॉन r स्क्वायर। हमने यहां देखा है r जितना अधिक होगा, मतलब रेडियस जितना अधिक होगा उतना ही फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
रेडियस क्या होना चाहिए, अधिक। तो रेडियस कहां अधिक है, विषुवत पर, विषुवत रेखा पर देखिए रेडियस अधिक है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, बल कम हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल आपका कम हो जाएगा। बल कम होना मतलब भार कम होना, क्योंकि यही जो बल लगाता है, हम देखिए कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, हम थोड़ा सा यहां दो चीजों में डिफरेंस भी देखेंगे, भार और द्रव्यमान में, द्रव्यमान और भार। देखिए द्रव्यमान अपने आप में सिंगल मतलब निरपेक्ष वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, जैसे आप उसे m से डिनोट करते हैं, जबकि ये w, भार को w से mg, भार में साथ में उस ग्रह की ग्रेविटी इंक्लूड रहती है। जैसे आप यहां पर खड़े हैं, आपका अपना कुछ निरपेक्ष मान होगा, इसी के साथ पृथ्वी आपको नीचे की ओर खींच रही है, नीचे की ओर खींच रही जी से। अगर यहां पे तराजू रखा जाए तो आपका जो फोर्स है, आपका जो मान है, निरपेक्ष मान, वो तो आएगा ही है, साथ में पृथ्वी जितना बल लगा के नीचे ओर खींच रही है, एक प्रकार से इसलिए भार को बल भी हम कहते हैं, नीचे की ओर जो खींच रहे वो भी आपको जुड़ कर आएगा। ठीक उसी प्रकार आपको भी देखिए तराजू पे जब आप नापने जाते हैं, मतलब आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक्स कांटे हैं उनको आप पकड़ के हाथ से दबाइए, तो जब दबाते हैं तो उसका रीडिंग बढ़ने लगती है, तो आप क्या दाबते हो, जब भार लगाते हैं या तो क्या करते हैं, एक प्रकार दाब डालते हैं। तो यही है, यही जब जी भार नीचे की ओर लगता है तो ऑटोमेटिक उस वस्तु की या उस व्यक्ति की वैल्यू बढ़ जाती है। तो किस पे निर्भर करेंगे, लगने वाली ग्रेविटी पे, जी पर, दोनों इंक्लूड के ही भार का W बराबर mg हो जाएगा। यहां से हमने ये देखा क्या, द्रव्यमान अदिश राशि है, भार क्या है, सदिश राशि है। हम ये भी देखते हैं क्योंकि दिशा इसकी निर्भर है, नीचे की दिशा मतलब निश्चित है, नीचे की ओर लग रही है, एक सदिश राशि है। भार का मात्रक क्या हो जाएगा, यहां से हम देखेंगे न्यूटन है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। ठीक, तो हम इसी प्रकार देख रहे थे, जो ये ग्रेविटी लगेगी, जो फोर्स लगेगा आपका, ये एक प्रकार भार बन जाएगा, यही क्या प्रकार, एक प्रकार का भार बनेगा। तो हम देख रहे हैं जो विषुवतीय व्यास है वो r जो इसमें क्या है, अधिक है। तो विषुवतीय व्यास में जो r दूरी अधिक है तो फोर्स लगने वाला कम, फोर्स लगने का मतलब कि उसका भार भी कम, भार भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जितना दूरी कम, जैसे ये नॉर्थ और साउथ पोल पे दूरी क्या है, कम है, देखिए इसका ध्रुवीय व्यास क्या है, कम है पृथ्वी का, इसीलिए यहां लगने वाला बल क्या हो जाएगा, अधिक। इसीलिए कोई भी वस्तु हम रखते हैं तो भार अधिक आता है, कहां पर, ध्रुवों पर, कहां पर, ध्रुवों पर। तो हमने यहां क्वेश्चन पूछा कि किस जगह पर भार न्यूनतम होगा, तो आप कहेंगे विषुवतीय व्यास पर, तो हमने क्या लिखा है, विषुवत रेखा पर। लेकिन अगर कहा जाए कहां पे और ज्यादा जीरो होगा, कहां पर r जीरो हो जाएगा, कहां से आप r जीरो लेके जाएंगे, r जीरो हमेशा सेंटर में होता है। जब सेंटर में कोई वस्तु रखी जाएगी तो वो भारहीन महसूस करेगी, क्योंकि r जीरो हो जाएगा यहां से, तो फोर्स जीरो हो जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या, सबसे न्यूनतम कहां होगा, सबसे न्यूनतम आ जाएगा आपके पृथ्वी के केंद्र पर, और उससे थोड़ा अधिक विषुवत रेखा पर, उससे अधिक कहां होगा, दक्षिणी व उत्तरी ध्रुव पर। हमने यहां से देखा। अगला हम क्वेश्चन देख रहे हैं, जी का मान न्यूनतम होता है, अभी हमने वही बताया आपको, जी का मान न्यूनतम इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, विषुवत रेखा पर। अच्छा, हम जो अगला क्वेश्चन देख रहे थे, जी का मान न्यूनतम होता है, कौन सा आंसर है, विषुवत रेखा पर। आप कहेंगे उससे कम कहां होता है, तो पृथ्वी के केंद्र, पृथ्वी के केंद्र कितना हो जाएगा, जीरो, पृथ्वी के केंद्र कितना हो जाएगा, जीरो। उससे अधिक कहां होगा, विषुवत रेखा पर, उससे अधिक कहां होगा, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर। अब आपसे ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन विषुवत रेखा है, तो आंसर ये हो जाएगा। अगर ये पृथ्वी का केंद्र होता तो वो हो जाता। अगला क्वेश्चन में आते हैं, यदि m द्रव्यमान का प्रोटॉन प्रकाश के वेग से, देखिए प्रकाश के वेग से जब गति करेगा ये, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, या असीमित हो जाएगा। हम देखिए डायनेमो, देखिए डायनेमो होता क्या है, आपने अक्सर देखा होगा, आजकल बच्चे साइक्लों में लगा के चला रहे हैं। एक वायर है, मान लीजिए इसी तरह कुंडली रूप में होगा, ये एक वायर होगा, एक वायर ये निकाल के हम क्या करेंगे, इसको
इसे हम बल्ब से जोड़ देंगे, मान लेते हैं। इसे हम क्या करेंगे, एक बल्ब द्वारा एक बल्ब से इसे ले आके जोड़ देंगे, और इसी के बीच में एक मैग्नेट ले आएंगे, छड़ चुंबक, इसको खूब तेजी से घुमाना शुरू कर देंगे। आप देखेंगे हाथ में लगा के इसे खूब तेजी से घुमाना जब शुरू होंगे, हाथ से जो घुमा रहे ये क्या है, यांत्रिक ऊर्जा। तो इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। इसी सिद्धांत पे काम करेगा, और इसमें से क्या हो जाएगा, इन दोनों तरफ करंट बहना शुरू हो जाएगा और ये लाइट जलने लगेगी। इसे क्या कहते हैं, इसे डायनेमो कहते हैं। क्या कहते हैं, डायनेमो, डायनेमो। ठीक, ये किसको, यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदलती, विद्युत ऊर्जा में। ये हम उल्टा करते हैं, इन दोनों तारों को ले जाकर किसी बोर्ड में लगा दें, किसी इलेक्ट्रिक में लगा दें, तो उल्टा क्या होगा, जैसे इसी दो तार को हम हटा के यहां से, इसी दो तारों को हम देख रहे हैं, इन्हीं दो तारों को हम ले जाके इस तरह किसी हम प्लग में लगा दें, किसमें, प्लग में, दो पॉइंट पे लगा दें, मान लीजिए करंट के ये दो पॉइंट पे लगा दें, तो उल्टा क्या होने लगेगा, ये रॉड जो है, ये चुंबकीय छड़ ये तेजी से घूमने लगेगी। आप कहेंगे ऐसा देखने में मिलता भी, हाँ, जैसे हम जितने पंखे होते हैं इसी के द्वारा चलाते हैं, जैसे लगा देते हैं तारों को और ये घूमने लगता है, ये जो चुंबक है घूमने लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके। तो इसे क्या कहेंगे, जब उल्टा कर देंगे इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं विद्युत मोटर, इसे कहते हैं विद्युत मोटर। समझ गए होंगे आप। लेकिन विद्युत मोटर किसका है, इलेक्ट्रिक का यांत्रिक में, मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन, इसे क्या कहेंगे, विद्युत मोटर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, अभी हमने बताया यांत्रिक ऊर्जा मतलब आप फोर्स लगाइए और विद्युत जनरेट हो जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे हम डायनेमो कहते हैं। हम देख रहे हैं रासायनिक ऊर्जा को। देखिए जब रासायनिक ऊर्जा की बात होती है, रासायनिक ऊर्जा को, आपके पास केमिकल एनर्जी है, मान लीजिए सेल है, और उसकी तरफ विद्युत ऊर्जा निकल रही, तो इसे क्या कहेंगे, सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल से आप देखते हैं, इसी को बोलते हैं हम रिचार्जेबल बैटरी। आप देख रहे हैं जितनी भी गाड़ियां होती हैं उनमें रिचार्जेबल बैटरी होती है, उसमें एक डायनेमो होता है जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करके ये बैटरी को चार्ज कर देता है, और बैटरी में इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस द्वारा वो चार्ज हो जाती है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस द्वारा वो चार्ज हो जाती है, और वही चार्ज बाद में हम उपयोग करते हैं लाइट को जलाने में, जैसे गाड़ी की लाइट को जलाने में, हेडलाइट को जलाने में। वो कौन सी बैटरी होती है, जो चार्जेबल होती है, जो चार्जेबल होती है कौन होती है, आपकी रिचार्जेबल होती है, तो संचायक सेल है। वो कौन सी है, संचायक सेल है। हम नेक्स्ट देख रहे हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अगर अचानक से कि गाड़ी स्टार्ट होती है तो लाइटें जलना शुरू होती हैं, और वो जब चलना शुरू होती है गाड़ी तो धीरे धीरे लाइटों की क्या कहते हैं, रोशनी बढ़ने लगती है। तो आप इससे क्या अनुमान लगाएंगे, तो आप इससे ये अनुमान लगाएंगे कि जो बैटरी वो खराब हो चुकी है, क्योंकि अब उसे डायनेमो से कहीं ना कहीं डायरेक्ट एनर्जी मिल रही है, क्योंकि डायनेमो जितनी तेज घूमेगी उतनी तेजी से विद्युत का निर्माण होगा, और वही विद्युत जो है उन बल्ब को जलाएगा, गाड़ी बल्बों को जलाएगा। तो हम अनिष्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा, अभी हमने देखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, विद्युत मोटर। कौन है, जैसे पंखे वगैरह हमने देखा, कौन है, विद्युत मोटर। हम यहाँ कहाँ देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर। ठीक, ट्रांसफार्मर क्या कार्य है, आप जानते हैं। ट्रांसफार्मर का अपचयी या उच्चयी ये करंट को क्या करता है, स्टेप अप करता है, स्टेप डाउन करता है, स्टेप अप स्टेप डाउन। ये ट्रांसफार्मर का कार्य है। जैसे आप कहेंगे स्टेप अप, जैसे ये वोल्टेज को बढ़ा देता है और वोल्टेज को घटा भी देता है। स्टेप डाउन का सबसे अच्छा फॉर्म क्या है, हम बताते हैं। आप जो मोबाइल चार्ज करते हैं, आपके पास जो चार्जर हो क्या है, स्टेप डाउन। आपके घर में कितना करंट आ रहा है, 240 वोल्ट, और आप जो मोबाइल चार्ज करेंगे वो कितना होगा, माइक्रो वोल्ट में। आप सोचेंगे कितने एम्पियर का है, आप कहेंगे 40 एम्पियर का।
अब जो चार्जर है छोटे छोटे आप देख रहे हैं, तो वो सारे स्टेप डाउन करके देते हैं। और जबकि जब जब वहां विद्युत चलती है लाख वोल्ट में चलती है, फिर उसको स्टेप डाउन में कर करके भेजा जाता है। तो ये कौन होता है? स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? स्टेप डाउन करना या स्टेप अप करना। और कभी कभी आप जब टीवी देख रहे होते हैं तो आप देखे होते हैं जब वोल्टेज कम हो जाता है तो आप आपके पास ट्रांसफार्मर छोटा रूप होता है घर में, उसको स्टेप कट कट करके बढ़ाते हैं और स्टेप डाउन हो जाता है धीरे धीरे, और टीवी चलना सही से शुरू हो जाती थी। तो वो स्टेप अप, जिसे हम कहते हैं स्टेप अप लाइजर, ये हम कहते थे। स्टेप अप, ये स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का बहुत सारे एग्जाम्पल आज के आपको देखने मिलते हैं।